हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट जनरल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड हमने देखा था कि एक बार एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट पे शेयर कैसे इशू होते हैं। आज हम देखेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जो भी शेयर होल्डर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में इंस्टॉलमेंट्स में हमको पेमेंट करते हैं, एप्लीकेशंस पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट में हमको उनका शेयर्स का पेमेंट करते हैं। वैसे ही अगर कोई शेयर होल्डर अपना इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के बाद में पे नहीं कर पाए, जैसे अलॉटमेंट का पैसा हमने मांगा उसने पे नहीं किया शेयर होल्डर ने, तो वहाँ पे जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बकाया मांग, हमने मांगा लेकिन उसने दिया नहीं, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ये दोनों में से किसी पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट पे भी हो सकता है कि शेयर होल्डर पेमेंट ना करें। इसी एंट्री को हम अगर अलॉटमेंट के साथ करते हैं तो वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब हम जो होता है इस पे टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो कंपनी होती है कॉल्स इन एरियर पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है कि अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेबल एफ 10% इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे देना होता है। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये हमको रिसीव होता है जो हमारे पास कॉल्स इन एरियर के लिए आता है। इसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। फिर जो ये इंटरेस्ट का पैसा होता है इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू पीएनएल अकाउंट। ये हमारी कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड एंट्रीज है। नाउ हम देखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कोई शेयर होल्डर्स अपने अलॉटमेंट की मनी के साथ में आने वाले इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट कर देते हैं। अलॉटमेंट का तो किया ही है पैसा जो हमने मांगा था उनसे, लेकिन फर्स्ट कॉल का हमने मांगा नहीं, उन्होंने पहले ही पेमेंट कर दिया, यानी कि उसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एडवांस, बिना मांगे पेमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्री हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस जिस पे हमको एडवांस मिला है टू अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल। फिर अगर हम इसको अलॉटमेंट और इसके साथ में करना चाहें तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यहाँ पे भी टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो कंपनी होती है कॉल्स इन एडवांस पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है शेयर होल्डर्स को। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% इंटरेस्ट शेयर होल्डर को कॉल्स इन एडवांस पे मिलेगा।
सो यहाँ पे जब हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है शेयर होल्डर्स को, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर हम इस अमाउंट को P&L में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस। सो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कॉल्स एंड एडवांस इंटरेस्ट ऑन calls and advance to बैंक, और इस पैसे को हम फिर P&L में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू कॉल से एडवांस। सो यहाँ पे जो ये एंट्रीज है वो रिलेटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स एंड कॉल्स एंड एडवांस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे issue of share for consideration other than cash। other than cash। सो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब when an asset is purchased and when a running business is purchased। यहाँ क्या होता है कि हमको कोई एसेट्स परचेज करनी है और एसेट्स परचेज करने के बदले में हम शेयर इशू करते हैं। सो अगर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे पेमेंट हम कैश में तो नहीं कर रहे अदर देन कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स जिससे हमने एसेट्स ली है उसको हम पेमेंट करेंगे। फॉर पेमेंट क्या एंट्री करेंगे, हम शेयर इशू कर रहे हैं पेमेंट के लिए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो एक पार पे शेयर, ये मानेंगे शेयर एक पार पे इशू किए हैं। एंड व्हेन वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इसका एसेट्स परचेज किया, उसका पेमेंट किया। जब भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे पेमेंट करते हैं तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना कंपल्सरी होता है। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लेते हैं परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। यहाँ से हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे जिससे प्रीमियम पे कितना अमाउंट है और शेयर कैपिटल पे कितना अमाउंट है ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 18 लाख की कोई मशीनरी है, वो हमने परचेज की, एसेट्स परचेज की, एट पार पे उसका पेमेंट किया और 20% प्रीमियम पे पेमेंट किया। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। एसेट्स परचेज की तो हमने क्या एंट्री की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 18
लाख। जब हम पेमेंट एक पार पे करेंगे तो हम लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18 लाख। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। 18 लाख 100 रुपए का एक शेयर है और 20% प्रीमियम पे हमने किया है इशू, तो 120 रुपए इशू प्राइस हुआ। 18 लाख अपॉन 120 15,000 शेयर्स आए। 15,000 यानी कि यहाँ पे 15,000 शेयर्स है इंटू 120। 18 लाख तो यहाँ पे आएंगे, पेमेंट हमको 18 लाख की करनी है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 15 लाख और 3 लाख। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना कंपलसरी है जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। तो यहाँ पे किसी का रनिंग बिजनेस हम परचेज करते हैं, हम उसकी एसेट्स लेते हैं, साथ में हमको उसकी लाइबिलिटीज भी मिलती है। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, यानी कि नेटवर्थ मीन्स नेटवर्थ। एसेट्स किसी की अगर 15 करोड़ रुपए है, लाइबिलिटी अगर 10 करोड़ रुपीज है, तो नेटवर्थ आती है 5 करोड़ रुपीज। यानी कि वो टोटल बिजनेस तो 5 करोड़ रुपए का ही है। अगर हमने बिजनेस खरीदा, एसेट्स हमारे पास 15 करोड़ की आएगी, 10 करोड़ की लाइबिलिटीज आएगी, लेकिन उसकी जो नेटवर्थ है बिजनेस की, उसकी वैल्यू तो 5 करोड़ रुपए ही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने किसी का बिजनेस परचेज किया तो हमारे पास एसेट्स आई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर्स। 15 करोड़ का एसेट्स था, लाइबिलिटीज हमारी थी 10 करोड़ की, नेटवर्थ आई थी 5 करोड़ की। अगर कोई बिजनेसमैन उस बिजनेस को सेल करने के लिए, बेचने के लिए हमसे 5 करोड़ से ज्यादा रुपए चार्ज करता है, वो कहते हैं कि मैं 7 करोड़ रुपए लूंगा, तो वो जो 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है उसको हम बोलेंगे कि हम उसको गुडविल का पैसा दे रहे हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल उसने 7 करोड़ में हमको बेचा, एसेट्स है यहाँ पे 15 करोड़ की, लाइबिलिटीज है 10 करोड़ की, वेंडर को हमने दिया 5 करोड़, वेंडर्स को हमको देना है 7 करोड़। अब जो 2 करोड़ का डिफरेंस आया है वो आया है गुडविल का। अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 7 करोड़ भूल जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इसने 7 करोड़ की बजाय हमको वो बिजनेस 4 करोड़ में दे दिया, मतलब कम में दे दिया। तो हमको क्या हुआ, इनकम हुआ। जो ये 1 करोड़ का इनकम हुआ ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये हमको हमेशा तो होता नहीं है, क्योंकि उसने 5 करोड़ का बिजनेस 4 करोड़ में दे दिया, तो हमारे लिए कैपिटल नेचर का इनकम है, तो उसको हम ले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। यानी कि 4 करोड़ में दे दिया, 1 करोड़ का डिफरेंस जो आया वो हमारा कैपिटल रिजर्व में आया। तो इफ डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम गुडविल मानते हैं, और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आता है उसको हम कैपिटल रिजर्व मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नेटवर्थ से ज़्यादा बिजनेस हमको सेल होता है तो उसके लिए तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि उसकी गुडविल भी हमने साथ में परचेज की है, इसलिए हम उसको गुडविल को डेबिट करते हैं। और कैपिटल रिजर्व हमको कम में मिला है बिजनेस, तो हमारे लिए कैपिटल नेचर की इनकम है, इसलिए हमने कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किया।
यार पेमेंट की एंट्री तो सेम ही होगी फिर। वेंडर्स को हमने इक्विटी शेयर दिए और फिर प्रीमियम पे हमने शेयर का पेमेंट किया। सो यहाँ पे ये था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।